नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है वृद्धाश्रम और इस कहानी के 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। वीरेन जी समझ गए सुमन जी के कहने का मतलब। अनुराग ने फिर से उनका दिल दुखाया है। वो सुमन जी से बोली, ये सब तो बाद की बातें हैं, पहले आप दोनों क्या चाहते हैं वह महत्वपूर्ण है। अगर उदय खुद अगर आके आपको अपनाए तो क्या उनके साथ आगे की जिंदगी बिताना पसंद करोगी? सुमन जी उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, और वो भला ऐसा क्यों करेंगे? दोस्त होकर आप इतना भी नहीं समझ पाए उनका और सरोज जी का रिश्ता कितना अटूट है। वीरेन जी उनकी तरफ देख बोले, आप बस हाँ कीजिए, बाकी का काम मेरा। इधर रुचि ने प्राची और प्रशांत को आश्रम आने को कहा, साथ में उदय जी को भी लाने के लिए कहा। उसने प्राची और प्रशांत से कहा कि आश्रम के कुछ लोग आ रहे हैं जो जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े निराश लोगों को अपने अनुभव सुनाएंगे। शायद उन्हें जीने का नया नजरिया मिल सके। धीरे धीरे वो आश्रम के लोगों को भी विश्वास में ले रही थी और आश्रम के सदस्यों के परिवार वालों से भी आश्रम आने को कहा। अश्विन ने रुचि को फोन कर सोमवार का दिन तय किया। इधर वीरेन जी उदय जी को एक संदेश भेजा, तुझसे बड़ा खुदगर्ज नहीं देखा। सुमन जी को सपने दिखाए, कहते थे नई शुरुआत करो, किस आधार पर शुरुआत करे। बहुत अकेली पड़ गई वो। एक तू ही तो है जो उसका अकेलापन दूर कर सकता है, पर तू तो उन्हें अकेला छोड़ गया। हो सके तो सोमवार को आश्रम में जरूर आना, पर एक शर्त है, अपनी जिद को घर पर ही छोड़कर आना। इधर प्रशांत आश्रम जाने के पक्ष में नहीं था। अपने पापा की हालत देख बहुत दिल दुखा था उसका, और सच कहें तो अपने पापा के साथ अपनी मम्मी के अलावा किसी और की कल्पना मात्र से ही सिहर गया था वो। बस इसीलिए वो वहां नहीं जाना चाहता था। वो भी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। प्राची प्रशांत की जिद देख गुस्से से बोली, क्यों नहीं चलना चाहते आप वहां? क्या आप नहीं चाहते पापा को खुश देखना? अरे एक दफा चलकर तो देखिए, क्या पता पापा को जीने की एक नई वजह मिल जाए, उनके अकेलेपन का कोई साथी मिल जाए। या फिर आप जिंदगी भर पापा को ऐसे ही उदास और निराश देखना चाहोगे? भूल गए मम्मी जी की आखिरी इच्छा? पापा जिंदगी काटे नहीं बल्कि जिए। और इस बात को आप भी नहीं झुठला सकते कि मम्मी के जाने के बाद पापा को कभी खुश देखा है तो सिर्फ सुमन आंटी के साथ। उदय जी ने वीरेन जी के संदेश को न जाने कितनी दफा पढ़ा होगा। वो सिर्फ उस संदेश को पढ़ ही नहीं रहे थे बल्कि मनन भी कर रहे थे। आखिर क्यों उनका दोस्त उन्हें खुदगर्ज कह रहा है? क्या वाकई में उन्होंने सुमन जी का दिल दुखाया है? पर उन्होंने तो बस उनसे एक दोस्त हमदर्द बनकर रिश्ता निभाना चाहा, पर दुनिया उनकी दोस्ती को कहाँ ले गई। तभी उनका जमीर उनके सामने आ खड़ा हो गया। दुनिया की परवाह की, पर सुमन जी की? जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम उन्हें तन्हा छोड़कर यहाँ चले आए। इधर प्रशांत भी उदय जी की हालत देख कम परेशान नहीं था। उसने प्राची से कहा, प्राची, क्यों ना हम पापा से ही चलकर बात कर लें। आखिर वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, ये तो हम जानने की कोशिश ही नहीं की। प्रशांत और प्राची उदय जी के कमरे में आई। उदय जी आंखें मूंद कर लेटे थे। उनकी आहट से उन्होंने आंखें खोलकर देखा और फिर उठते हुए बोला, क्या हुआ, कुछ काम है? प्राची अपना गला साफ करते हुए उदय जी से बोली, पापा, आश्रम से रुचि जी का फोन आया है, हम सभी को वहां बुलाया है। उदय जी कुछ देर चुप रहे। प्रशांत और प्राची की नजरें उनके चेहरे पर ही टिकी थी, ये जानने की कोशिश करते आखिर चल क्या रहा है उनके मन में। उदय जी ने उन्हें कमरे में रखी छोटी सी मुड्ढियों पर बैठने के लिए कहा। उनके बैठते ही उदय जी प्रशांत से बोले, बेटा, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम दोनों को भी यही लगता है कि मैंने सुमन जी के साथ वाकई में कुछ गलत किया है? इससे पहले प्राची प्रशांत कुछ कहते, उन्होंने अपने मोबाइल पर आया वीरेन जी का संदेश उन दोनों को पढ़ाया, जिसे पढ़ प्राची बोली, पापा, वाकई में सुमन आंटी बहुत अकेली हो गई है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने उनके साथ गलत किया, पर दुनिया के सवालों के सामने जो उठे तो आप दोनों पर थे, लेकिन आज वह उनके साथ वहां अकेली जूझ रही हैं। जब आप गलत नहीं हैं
तो फिर क्यों उन सब से भागकर आप यहाँ आए? पापा, मुझे नहीं पता आप अपनी और सुमन आंटी की दोस्ती को किस नज़र से देखते हैं, पर आपको नहीं लगता जब से आपकी ज़िंदगी में वो आई, आप खुश रहने लगे थे? कहीं न कहीं उनका साथ आपको भी अच्छा लगता था। मैंने मम्मी के जाने के बाद कभी भी आपको इतना खुश, इतना बेफ़िक्र देखा, तो वो सुमन आंटी के साथ ही था। उदय जी सरोज जी की तस्वीर की तरफ एकटक देखने लगे, फिर बोले, हाँ, ये सच है बेटा, मुझे उनका साथ अच्छा लगता था। शायद हम दोनों एक से दर्द से गुजर रहे थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन बांट रहे थे, जिससे हमें सुकून मिलता था। पर दुनिया ने हमारे रिश्ते को गलत नज़र से देखा, और शायद तुम ठीक ही कह रही हो बेटा। मैं डरपोक निकला, जो लोगों के सवालों से बचकर यहाँ बुजदिलों की तरह भाग आया। सुमन जी के साथ वाकई मैंने गलत किया। प्रशांत, जो इतनी देर से सब सुन रहा था, वो उदय जी से बोला, पापा, मुझे इस दुनिया से, इस समाज से, या लोगों से, या लोग क्या कहते हैं, उसकी परवाह नहीं। बस मुझे आपकी खुशियों से मतलब है। आप बताओ, आप क्या चाहते हो? अगर आपको एक मौका मिले तो क्या सुमन जी को हमसफ़र बनाएंगे? उदय जी भावुक हो बोले, कैसी बात कर रहे हो बेटा, जबकि तुम जानते हो मेरा और तुम्हारी माँ का रिश्ता। प्राची उदय जी से बोली, हमें पता है पापा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माँ के जाने से आपकी ज़िंदगी में एक खालीपन आ गया है, जिसे शायद सुमन जी भर सके। और जहाँ तक मैंने माँ को जाना है, वो भी यही तो चाहती थी, वरना उस दिन सपने में आपसे वो सब बातें क्यों कहती? सही मायनों में आज मुझे उस सपने का अर्थ समझ आ रहा है। उदय जी सरोज जी की तस्वीर को एकटक निहार रहे थे। आंसुओं से उनकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी। प्राची उनकी मनोस्थिति समझ रही थी। ये पल उनके लिए वाकई बहुत कठिन थे। उसने अपनी मुट्ठी उदय जी के पास सरकाई और उनके हाथ को कसकर थाम उनके पास चुपचाप बैठी रही, ताकि उदय जी के अंदर उठते तूफान में वो अकेले ना पड़ जाएं। प्रशांत ने उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर की खामोशी के बाद प्राची उनसे बोली, पापा, हम कब आपको मम्मी को बुलाने के लिए कह रहे हैं, पर क्या उनकी यादों के साथ आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? आप नहीं चाहते सुमन जी, जो कि आपकी अच्छी दोस्त है, उन्हें भी एक अच्छा हमसफ़र मिले? उदय जी नज़रें चुराते हुए बोले, हाँ, तो उनको करना है तो वह कर ले। प्राची उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, पर क्या आपसे अच्छा उन्हें कोई समझ पाएगा? पापा, और जिंदगी भर उन्होंने बहुत दर्द और अकेलापन सहा है, अब शायद वो और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उदय जी बिल्कुल चुप हो गए। प्राची प्रशांत ने उनसे कहा, पापा, आप अच्छे से सोच लीजिए, बस इतना ध्यान रखना, आपके हर निर्णय में हम आपके साथ हैं, बस लोगों की नहीं, खुद की सोचना। सोमवार को आश्रम में अश्विन जल्दी सुबह पहुंच गया। रुचि के साथ इस केस पर कुछ चर्चा करनी थी, और सबसे बात करने से पहले वो दोनों सुमन जी और उदय जी से भी अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। रुचि अश्विन के आगे नाश्ते की ट्रे बढ़ाते हुए बोली, अश्विन, क्या लगता है, हम सही जा रहे हैं? पता नहीं, अश्विन ने रुचि को सुना या नहीं, वो तो सामने प्लेट में रखा समोसा उठाकर फटाफट खाने लगा। रुचि अपना जूस पीते हुए बोली, अश्विन, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या पूछ रही हूँ, या फिर समोसे के आगे कुछ दिखता ही नहीं? अश्विन ने समोसा खत्म कर टिश्यू से अपने हाथ साफ किए और डकार मारते हुए बोला, यार तुम्हारी ना ये बात ही मुझे सबसे अलग बनाती है। ना प्यार के वो 3 अक्षर कहना, ना प्यार का इजहार, इतने दिन बाद मिलने का उत्साह खुद से ही छिपाती, बस मेरा पसंदीदा समोसा आगे कर दिया। यही अदा तो तुम्हारी मुझे भाती है। रुचि को अश्विन की बातों पर हंसी तो आई, पर किसी तरह छिपाती हुई बोली, अब बताओ भी, दिमाग मत खाओ। अश्विन उसको देख सीटी बजाने लगा और बोला, हंसी तो फंसी। फिर अचानक से गंभीर होते हुए बोला, पता नहीं रुचि, हम सही जा रहे हैं या गलत, पर इतना जानता हूं हमारा उद्देश्य गलत नहीं है। रुचि हैरान थी। थोड़ी देर पहले हंसी मजाक करता अश्विन एकाएक कैसे गंभीर हो जाता है। इधर आश्रम में उदय जी प्राची और प्रशांत के साथ तय समय पर पहुंच गए। वीरेंद्र जी को पता चलते ही वो भागे भागे अपने दोस्त से मिलने आए। इतने दिन बाद दोनों दोस्त मिले तो सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे
के गले लग गए। कुछ पल ऐसे ही होते हैं जब शब्द नहीं, एहसास व्यक्त होते हैं। प्राची प्रशांत उन्हें देख मुस्कुरा दिए। तभी प्रशांत के फ़ोन पर रुचि का फ़ोन आया। प्रशांत फ़ोन उठा बोला, हाँ रुचि जी, हम आश्रम पहुंच गए, बस आपके ऑफिस ही आ रहे हैं। वो तीनों ऑफिस की तरफ बढ़ गए। तभी सामने से उन्हें सुमन जी आती दिखी। प्राची प्रशांत ने उनके पैर छुए तो उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद दिया। उधर उदय जी ने उन्हें नमस्ते किया तो सुमन जी ने हाथ तो जोड़े, पर इतने दिन बाद उन्हें देख खुशी, आंसू, गुस्सा, शिकायत, हर भाव भी उनके चेहरे पर दिख रहा था, जिसे सिर्फ उदय जी ने नहीं, उन दोनों ने ही महसूस किया था। ऑफिस में रुचि और अश्विन दोनों चर्चा कर ही रहे थे कि सुमन जी और उदय जी ने प्राची और प्रशांत के साथ प्रवेश किया। औपचारिक परिचय के बाद रुचि ने प्राची और प्रशांत से आश्रम के हॉल में जाने को कहा, जहां दूसरे लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें सुमन जी और उदय जी से अकेले में कुछ बात करनी थी। रुचि ने अश्विन से दोनों का परिचय करवाया और आज यहाँ बुलाने का मकसद बताया। अश्विन सुमन जी और उदय जी से बोला, देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप दोनों अपनी दोस्ती को किस नज़रिए से देखते हैं। ना ही मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए आप दोनों पर दबाव डालूंगा कि आप शादी कर लें, क्योंकि इस मोड़ पर यह निर्णय लेना आसान नहीं। साथ ही जिंदगी आप दोनों की है, आपको जो भी सही लगे वही करिए। मैं समझ सकता हूँ आपके मन में अनगिनत सवाल होंगे, एक डर होगा, आप खुद आश्वस्त नहीं होंगे। इसलिए पहले हम हॉल में चलते हैं, हो सकता है वहाँ आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाए। उसके बाद जो आप दोनों को सही लगे वही करिए। वो चारों हॉल की तरफ चल दिए। रास्ते में रुचि ने सुमन जी से हिचकिचाते हुए कहा, सुमन जी, अभी कुछ देर पहले ही आपके बेटे का मैसेज आया है, उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, वह नहीं आ पाएंगे। सुमन जी सुनकर हंसने लगी, फिर बोली, कोई ताजुब नहीं, मैं तो ये जानती ही थी। वैसे भी यहाँ आ वो अपना कीमती समय क्यों खराब करेगा। वह तो मेरे पास तब आता है जब उसे माँ से कोई कीमती चीज़ की ज़रूरत होती है। कहते हुए उनकी आवाज़ आज रूंधी नहीं बल्कि तलख हो गई थी। अश्विन ने सुमन जी से कहा, हो सकता है आंटी वाकई उन्हें कोई ज़रूरी काम हो, पर ऐसा कह वह सिर्फ सुमन जी को तसल्ली ही दे रहा था, वरना अब तक रुचि से उनके बेटे बहू के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इधर उदय जी सुमन जी की तल्ख आवाज़ के पीछे छिपा दर्द अच्छे से महसूस कर पा रहे थे, पर चाह कर भी उनसे हिम्मत या दिलासा के दो शब्द नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि सुमन जी की उनके प्रति वो अनकही सी नाराज़गी वो बिना उनके जताए भी अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। कुछ ऐसा ही तो वो तब महसूस करते थे जब उनकी सरोज जी उनसे नाराज़ हो जाती थी। वो लोग हॉल में पहुंचे, तब तक वहां पहले से ही काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। सुमन जी और उदय जी भी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। रुचि ने सभी सदस्यों से अश्विन का परिचय करवाया और बताया कि वो खुद भी इसी तरह का आश्रम चलाता है। तभी वहां बैठे एक वृद्ध सदस्य अपनी जगह से उठे और रुचि से पूछा, रुचि बेटा, आखिर आज क्यों हम सबको यहाँ इकट्ठा किया? हम सब बहुत उत्सुक हैं ये जानने को। रुचि हल्का सा मुस्कुराई, फिर माइक हाथ में पकड़कर बोलने लगी, वृद्धाश्रम एक नया नजरिया, यही नाम है ना हमारे आश्रम का। जानते हैं, मैंने ये नाम सिर्फ यूं ही नहीं रख लिया था, बहुत सोच समझकर ये नाम रखा था। हाल में मौजूद सभी लोग ध्यान से रुचि को सुन रहे थे। सभी की नजरें इस वक्त रुचि पर टिकी थी। रुचि बोलते हुए अपनी जगह से सभी लोगों के बीच में आ गई, फिर कहने लगी, हम सब लोग वृद्धाश्रम के नाम से ही घबरा जाते हैं। हमारी मान्यता है कि यहाँ अपनों से सताए दुखियारे लोग ही आते हैं। ऐसा आश्रम जहाँ वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय मिलता हो, फिर भी लोग इसे हिकारात की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे आश्रम को कलंक मानते हैं और युवा पीढ़ी को इस कलंक का जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी वजह से आज हमारे समाज में इस तरह के आश्रम खुले हैं। विदेशों की तरह हम हमारी संस्कृति भूल उनकी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, जहाँ बड़े बुजुर्गों को उनके ही घरों में
कोई जगह नहीं होती। हम सोचते हैं यहाँ अपनों से सताए लोग आते हैं, जिंदगी से पूरी तरह निराश हो चुके लोग, जिनकी जिंदगी में ना कोई उम्मीद होती है ना कोई आशा। लोग प्रार्थना करते हैं कभी भी जीवन में हमें यहाँ ना आना पड़े। रुचि की बातों से कुछ बुजुर्ग सदस्यों की आंखों में पानी था, तो कुछ बच्चे असहज हो रहे थे और सोचने पर मजबूर हो गए। तभी एक बार फिर हॉल में रुचि की आवाज गूंजने लगी। लेकिन मैं इन सब मान्यताओं को जुठलाना चाहती थी, सबको गलत साबित करना चाहती थी। आज के समय में जहां माता पिता की जिंदगी भर यही कोशिश होती है कि उनके बच्चों को मोटे पैकेज की नौकरी मिले, वो उन्हें बचपन से घोट घोट कर पिला देते हैं कि अच्छे पैकेज के बिना उनकी जिंदगी व्यर्थ है। फिर चाहे वो पैकेज उन्हें अपने देश से बाहर विदेश में ही क्यों ना मिले। फिर जब इन बच्चों को नौकरी मिलती है तो नौकरी के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं, जो इनकी मजबूरी है। उनके लिए संभव नहीं घर के बुजुर्गों को साथ रखना, उनको साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह भटकना। साथ ही माता पिता भी अपनी जड़ें, अपने घर का मोह नहीं छोड़ पाते और अकेले रह जाते हैं। वो अपने घर में रहते हुए जिंदगी भर अपने बच्चों की बाट जोहते रहते हैं। ये इंतजार धीरे धीरे उनकी जिंदगी को नीरस और अकेला बना देता है। और ये अकेलापन तब और खलता है, और ज़्यादा भयावह हो जाता है, जब किसी का जीवन साथी बीच राह में छोड़ जाए। हाल में मौजूद काफ़ी लोग भावुक हो रहे थे। उनमें उदय जी भी थे। प्रशांत ने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तभी रुचि की आवाज़ फिर से हॉल में गूंजने लगी। ऐसा नहीं है, उनका अकेलापन, उनकी असुरक्षा उनके बच्चे महसूस नहीं करते। वो भी दिन रात उनकी चिंता में रहते हैं, एक अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं, पर मजबूर हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर एक समय आता है जब ये बुजुर्ग लोग अपने बेमकसद जिंदगी से दुखी होकर अपनी मौत की दुआ करने लगते हैं। अब तक रुचि भी अपनी बात कहते भावुक हो चुकी थी। इस बात की गवाह उनकी नम हुई आवाज थी, जिसे पहचान अश्विन उनके पास पानी की बोतल ले आया। रुचि ने दो घूंट पानी गले से नीचे उतारा और अश्विन को बोतल पकड़ा अपनी बात आगे जारी रखी। मैं हमेशा से ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। उनको ये विश्वास, ये भरोसा दिलाना चाहती थी कि आप किसी पर बोझ नहीं, आपकी जिंदगी निरुद्देश्य नहीं, आपके जीवन का भी एक मकसद है, उम्मीद है। जिन्होंने जिंदगी भर अपनों की जिंदगी संवारी, अब वक्त है खुद उनकी जिंदगी संवारने का। मैं चाहती थी यहाँ आकर लोग जिंदगी में एक नई आशा, उमंग, उत्साह देखें, वो अपने अकेलेपन को दूर कर सकें। और अगर किसी को कोई नया साथी मिल जाए तो इस उम्र में भी जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत कर सके। इन लोगों को पूरा हक है अपनी जिंदगी बस काटे नहीं, बल्कि जिंदा दिली से जिए। रुचि की बातों से वहां मौजूद बहुत से सदस्यों की नजरें इस वक्त सुमन जी और उदय जी पर ही थी, जिसे उन दोनों ने भी महसूस किया। और सुमन जी थोड़ी असहज हो रही थी, पर आज उदय जी बिल्कुल असहज नहीं थे। और उनकी इस सहजता के पीछे प्राची और प्रशांत थे। रुचि अपनी जगह पर चली गई, पर उसने अपनी बात जारी रखी। मैं जानती हूँ यहाँ ऐसे काफ़ी सदस्य हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। उनके बच्चे उनके साथ हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, पर वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने आए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई अपने बच्चों का सताया नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खुशी से नहीं, मजबूरी में यहाँ है। सुमन जी भावुक हो रही थी। वो भी तो मजबूरी में ही यहाँ आई थी। उदय जी की नज़रें सुमन जी पर ही थी। तभी उनके कानों में रुचि की आवाज़ टकराई। वो आए भले ही मजबूरी में हो, पर मेरी कोशिश है कि इस आश्रम में उनको ऐसा माहौल मिले कि वो यहाँ आकर अपनी सारी परेशानी भूल जाएं। और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, मैं करूँगी। भले ही मैं आप सबसे छोटी हूँ, पर आप सभी को यहाँ एक सुखद माहौल दिलाना मेरा फर्ज है। तभी वो रिमोट का बटन दबाती हुई बोली, अभी हम सब यहाँ एक फिल्म देखेंगे, उसके बाद अश्विन आपके सामने अपनी बात रखेगा और उम्मीद करेंगे धीरे धीरे आपको शायद ये जवाब मिल जाए कि यहाँ आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं। और बड़े पर्दे पर एक पिक्चर चलने लगी, जिसमें बुजुर्ग और रिटायर्ड लोग थे। उन्हें देख लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदगी को एक बोझ समझ कर जी रहे हैं।
वो तो बेफ़िक्र, मस्त, ज़िंदा दिली से ज़िंदगी का हर लम्हा बिता रहे हैं। अपने शौक, वो लम्हे जो बच्चों की ज़िम्मेदारी में नहीं जी पाए, उन्हें अब बिंदास जी रहे थे। बहुत से अकेले पड़ चुके लोगों ने नया साथी देख इस मोड़ पर ज़िंदगी की नई पारी की शुरुआत की थी और आज बहुत संतुष्ट भी थे। हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था। क्या बूढ़े, क्या उनके बच्चे ज़िंदगी का ऐसा रूप देख अचरज में थे। जिस उम्र को सब बोझ समझते हैं, उसका ऐसा भी रूप हो सकता है, किसने सोचा था। कुछ लोगों के इंटरव्यू भी थे जो बता रहे थे कैसे उन्होंने अपनी बेरंग जिंदगी में रंग भरे। जिंदगी जब तक है उसे जिंदा दिली से जीनी चाहिए। पिक्चर जब खत्म हो गई तो सभी को हल्का फुल्का स्नैक्स दिया गया। सब हल्की फुल्की बातों के साथ नाश्ता कर रहे थे। रुचि ने अश्विन को आंखों से इशारा किया। अश्विन ने खड़े हो माइक संभाल लिया। हाँ तो नौजवानों, कैसी लगी आप सभी को ये फिल्म? इन सब लोगों को देख उनकी उम्र भले ही 55 हो, पर बचपन को अभी तक जी रहे हैं। इनको देख कुछ जोश भरा या नहीं आप सब में? अश्विन को अपनी बात का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलते देख वो पूरे हॉल में नजर दौड़ा रहा था। तभी एक वृद्ध सदस्य अपनी कुर्सी से खड़े हुए और अपना हाथ ऊपर कर कहा, किसी और का तो पता नहीं, पर जेंटलमैन, मुझ में तो बहुत जोश भर गया। लग रहा है उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। मन जैसा रखो वैसी ही शारीरिक अवस्था हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मूवीज। रियली आई एंजॉयड ए मूवी लॉट। उनको देख कई लोग जो अब तक हिचक रहे थे कि पहल कौन करे, अब उनके भी एक एक कर हाथ खड़े होते गए। जैसे किसी स्कूल की कक्षा में अध्यापक के सवाल पूछने पर बच्चों के हाथ खड़े होते हैं। रुचि और अश्विन उन लोगों का उत्साह देख खुश थे। सभी को शांत कराते हुए अश्विन बोला, इसका मतलब आप सभी ने इस फिल्म को बहुत एंजॉय किया और आप सब भी ऐसी ही जिंदगी जीना चाहेंगे। और मैं तो कहता हूँ, चाहेंगे क्यों, आज से बल्कि अभी से आप बिंदास जिंदगी बिताइए। अरे खूब निभा ली जिम्मेवारी, आप खुलकर जियो, अपना समय बिताएं। और आप लोगों का पता नहीं भाई, मुझे तो बहुत मजा आया। सोचता हूँ अगर भगवान ने चाहा और अगर मैं आप लोगों की उम्र तक आया तो मन से, अब क्या है, तन पर तो जोर है नहीं, तो मन से कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा और जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही बिंदास जीऊंगा। अश्विन की बातों और जोश को देख हाल में सभी के ठहाकों की आवाज आने लगी। अश्विन ने माइक अपने हाथ में लिया और लोगों के बीच आ उसने बोलना शुरू किया। हम सभी के बचपन से अगर कोई आदर्श होते हैं तो वह हैं हमारे माँ बाप। इस धरती पर भगवान के बाद हम उन्हें ही पूजते हैं। कुछ देर पहले मजाक करते अश्विन को अचानक गंभीर होता देख वहां उपस्थित सभी लोग भी उसे ध्यान से सुनने लगे। हॉल में अश्विन की आवाज अब भी गूंज रही थी। हम उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दे देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ माँ बाप ही नहीं, एक इंसान भी हैं। उनमें भी भावनाएं, एहसास हैं। हम सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ माँ बाप समझते हैं। और सिर्फ हम ही क्यों, खुद हमारे माँ बाप तक भूल जाते हैं कि वो सिर्फ हमारे माँ बाप ही नहीं, एक पति पत्नी भी हैं। उनका भी कोई व्यक्तिगत जीवन है, कुछ निजी क्षण हैं, चुलबुले से लम्हे हैं। बस वो दोनों तो अपने बच्चों को उनके सपनों की दुनिया देने में इतने व्यस्त हो जाते हैं जिसमें उनके खुद के सारे सपने, अरमान सब खत्म हो जाते हैं। अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते। यही सोचते हैं कि बस एक बार उनके बच्चे व्यवस्थित हो जाएं, फिर वो अपना समय बिताएंगे। क्यों बताइए, मैंने कुछ गलत कहा हो तो? अश्विन ने सबकी ओर नज़र घुमाई। वहां मौजूद कोई सदस्य ही होगा जो उनकी बातों से सहमत ना हो। अश्विन की आवाज़ थोड़ी भावुक हो गई। पर अफसोस, तब तक या तो उनका शरीर इस काबिल नहीं होता, या फिर बच्चों के सपने पूरे करने में खुद खोखले हो जाते हैं, या फिर उनका हमसफ़र ही अब उनके साथ नहीं होता और इस मोड़ पर उन्हें एहसास होता है कि जिन बच्चों को वो अपनी दुनिया समझते थे, वो तो अब तक अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं जिसमें उनके माँ बाप के लिए ही जगह नहीं होती। वैसे भी जवानी तो कट जाती है, पर बुढ़ापे में जब बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं तब हम सफ़र की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।